प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है समाजशास्त्र की कक्षा में। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम परिवार के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। विभिन्न समाजों में परिवार के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जो कि वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम है। सदस्यों की संख्या, विवाह के स्वरूप एवं परिवार में स्त्री पुरुषों की सत्ता, निवास और वंशनाम आदि के आधार पर परिवारों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अब हम इनके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करेंगे। संख्या के आधार पर हम परिवार को 3 भागों में बांट सकते हैं: केंद्रीय या मूल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। सबसे पहले हम केंद्रीय, मूल, नाभिक या दाम्पत्य मूलक परिवार पर चर्चा करेंगे। एक परिवार का सबसे छोटा रूप है केंद्रीय या मूल परिवार, जो एक पुरुष और एक स्त्री तथा अनेक आश्रित बच्चों से मिलकर बना होता है। इनमें अन्य रिश्तेदारों को सम्मिलित नहीं किया जाता, यहाँ तक कि बच्चे भी अविवाहित होने तक ही इसके सदस्य होते हैं। वर्तमान में औद्योगिक नगरीय समुदायों में इस प्रकार के परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार की। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। वे एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति अधिकार व दायित्वों को निभाते हैं। दुबे कहते हैं कि यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हों और उनमें निकट का नाता हो, एक स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। एक संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई एवं उनकी पत्नियां, व बच्चे, विधवा बहनें एवं बेटियां होते हैं। हिंदुओं में विशेषतः ग्रामों में संयुक्त परिवार का प्रचलन अधिक है। जेडी मैन ने अपनी पुस्तक हिंदू लॉ एंड कस्टम में मालवार के नायरों में प्रचलित संयुक्त परिवार, जिसे कि थारवाड़ कहते हैं, को इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना है। अब हम चर्चा करेंगे विस्तृत परिवार पर। तो बच्चों, विस्तृत परिवार इस प्रकार के परिवारों में सभी रक्त संबंधी व अन्य संबंधियों को भी सम्मिलित करते हैं। ये एक पक्षीय, मातृपक्ष या पितृपक्ष या द्विपक्षीय भी हो सकते हैं। ऐसे परिवारों में संबंध व रिश्तेदारी का भी ठीक ठाक ज्ञान नहीं हो पाता है। ऐसे परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन सभी सदस्यों का निवास स्थान और कार्य एक ही होता है और वे परिवार के मुखिया को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। दुबे के अनुसार विस्तारित परिवार की संख्या उस परिवार संकुल को दी जाती है जो वंशानुक्रम से संबद्ध होते हुए भी अपनी भिन्न भिन्न इकाइयों के रूप में परिवारों में बटा हुआ होता है। अब हम परिवार के दूसरे प्रकार यानी कि निवास के आधार पर परिवारों की चर्चा करेंगे। विवाह के बाद दंपत्ति का निवास स्थान कहाँ हो, इस आधार पर भी परिवारों का वर्गीकरण किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पितृस्थानीय परिवार। यदि विवाह के बाद पत्नी और अपने पति व उसके माता पिता के साथ रहने लगती हो, यदि पत्नी विवाह के बाद पति व उसके माता पिता के साथ रहती है, तो उसे पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। हिंदुओं, मुसलमानों एवं भील, खड़िया तथा कई पितृवंशीय परिवारों में यह प्रथा पाई जाती है। मातृस्थानीय परिवार। इसके विपरीत जब विवाह के बाद पति पत्नी के साथ उसके माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है, तो इसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार भारत के मालवार के नायरों, खासी व गारो जनजाति में देखने को मिलते हैं। नवस्थानीय परिवार। जब पति पत्नी विवाह के बाद न तो पति पक्ष के लोगों के साथ रहते हैं, न ही पत्नी पक्ष के लोगों के साथ रहते हैं, वरन अपना अलग ही घर बना के रहते हैं, तो उसे हम नवस्थानीय परिवार कहते हैं। मातृपितृ स्थानीय परिवार। कई समाजों में नवविवाहित दंपति पति या पत्नी में से किसी एक के साथ रहने को बाध्य नहीं होते, वरन दोनों में से किसी के भी साथ रह सकते हो, तो ऐसे परिवार को मातृपितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। मामा स्थानीय परिवार। ऐसे परिवार में नवविवाहित दंपति पति के माँ के भाई अर्थात माता के परिवार में जाकर रहने लगते हैं। चौबियाण द्वीप समूह में यह प्रथा प्रचलित है कि विवाह के बाद भांजा अपनी पत्नी सहित मामा के यहाँ रहने चला जाता है। द्विस्थानीय परिवार। कुछ स्थानों पर ऐसे परिवार हैं जहां विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवार में ही रहते हैं। लक्षद्वीप, केरल और अशांति जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। पति रात्रि को अपनी पत्नी के घर जाता है, परंतु दिन में वह अपने जन्म के परिवार में रहता है।
कुछ मानवशास्त्री इसे नाटो लोकल परिवार भी कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अधिकार के आधार पर परिवार के प्रकारों की। तो माता पिता, परिवार में माता पिता में से किसकी सत्ता चलती है या किसे अधिक अधिकार प्राप्त है, इस आधार पर भी परिवार को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला पितृसत्तात्मक परिवार और दूसरा मातृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार, ऐसे परिवारों में सत्ता एवं अधिकार पिता व पुरुष के हाथों में होते हैं, वे ही परिवार का नियंत्रण करते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार, ऐसे परिवार में पितृसत्तात्मक के विपरीत माता या स्त्री से ही अधिकार तथा सत्ता निहित हो, माता या स्त्री में अधिकार या सत्ता निहित होती है, वही पारिवारिक नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है। कभी कभी कोई पुरुष भी उसकी तरफ से यह कार्य कर सकता है। कहीं पर स्त्रियों को ये अधिकार वास्तविक में है तो कहीं पर नाम मात्र के हैं। मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशीय परिवारों की मैकाइवन पेज ने कुछ विशेषताएं बताई हैं, जैसे कि मातृसत्तात्मक परिवार में बच्चों का वंश परिचय एवं वंश नाम माता के परिवार के आधार पर तय होता है। अतः संतानें पिता के कुल या वंश के स्थान पर माता के वंश की मानी जाती हैं। अन्य शब्दों में पितृवंश के स्थान पर मातृवंश महत्वपूर्ण होता है। अब हम चर्चा करेंगे उत्तराधिकार के आधार पर। अधिकार की तरह ही परिवारों में संतानों को पद आदि दिए जाने का क्रम भी पितृपक्ष के पुत्रों या मातृपक्षी लड़कियों को दिया जा सकता है। इस आधार पर परिवार दो प्रकार के होते हैं। पितृमार्गी परिवार, ऐसे परिवार में उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष के आधार पर तय होते हैं। मातृमार्गी परिवार, इसमें उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर तय होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे वंश नाम के आधार पर। परिवारों का वर्गीकरण वंश नाम के आधार पर भी किया जाता है। वंश नाम के नियम एक व्यक्ति को जन्म से ही किसी विशिष्ट संबंधी समूह से संबद्ध करते हैं। पहला प्रकार है पितृवंशीय परिवार। ऐसे परिवारों में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। पुत्रों को पिता का ही वंश नाम प्राप्त होता है। हिंदुओं के जो परिवार हैं वो पितृवंशीय होते हैं। मातृवंशीय परिवार, ऐसे परिवारों में वंश परंपरा माता के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों को वंश नाम प्राप्त होता है। मालवार के नायरों में यही प्रथा प्रचलित है। उभयवाही परिवार, कुछ परिवारों में वंश परिचय वंशानुगत संबंध पर निर्भर न होकर सभी निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होता है। ऐसे समाजों में पैतृक व मातृक दोनों वंश नाम परंपराएं साथ साथ चलती हैं। उभयवाही परिवारों में एक परिवार अपने दादा दादी और नाना नानी चारों संबंधियों से समान रूप से संबंधित रहता है। इसका आधुनिक उदाहरण एडिस्टन द्वीपवासी हैं। उनमें टाविटी नामक समूह पाया जाता है। यह समूह में वे सभी व्यक्ति हैं जो विवाह के अतिरिक्त मातृपक्ष व पितृपक्ष से संबंधित होते हैं। वंशावलियां 4 पीढ़ियों तक गिनी जाती हैं तथा माता व पिता की ओर से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहोदर संतति सम्मिलित होती है। प्राचीन समय में उत्तरी यूरोप में भी इस प्रकार के परिवार प्रथा प्रचलित थी। अपराध धन का भुगतान माता व पिता दोनों पक्षों के बंधु समूहों के समान रूप से करना पड़ता था। द्विनामी परिवार, ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा और नानी से संबंधित रहता है। अन्य दो संबंधी दादी और नाना छोड़ दिए जाते हैं। यह भी उभयवाही वंश का ही एक रूप है। अब हम चर्चा करेंगे विवाह के आधार पर परिवारों के स्वरूप की। किसी भी समाज में प्रचलित विवाह की रीति के आधार पर निर्मित परिवारों को हम प्रमुखतः दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम एक विवाही परिवार एवं द्वितीय बहुविवाही परिवार। इसमें भी उपभाग हैं जिनका हम आगे अब अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं एक विवाही परिवार का। एक विवाही परिवार एक पुरुष व एक स्त्री के सम्मिलन से बनता है। इसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। एक विवाही परिवार में पुरुष को एक समय में विवाह तो केवल एक ही स्त्री से करने दिया जाता है, परंतु उसे रखेल रखने की आज्ञा हो सकती है। पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुष की मृत्यु के बाद स्त्री पुनः विवाह कर सकते हैं। इसी प्रकार तलाक हो जाने के बाद भी स्त्री व पुरुष को पुनः विवाह की स्वीकृति मिल जाती है। बहुविवाही परिवार, ऐसे परिवार में एक समय में एक से अधिक यौन साथी स्वीकृत होते हैं। इसके कुछ रूप होते हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुपत्निक परिवार, जब एक पुरुष को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की स्वीकृति होती है तो उसे हम बहुपत्निक परिवार कहते हैं। मुसलमानों में एक पुरुष को 4 तक पत्नियां रखने की स्वीकृति है। भारत में नागा, बेंगा और गोंड जनजाति में बहुपत्निक परिवार पाए जाते हैं। अगला है बहुपति परिवार, जहां एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर सकती हो, उसे हम बहुपति विवाह परिवार कहते हैं।
इसके भी दो रूप होते हैं। एक वह परिवार जिसमें सभी भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं, इसे भ्रातृ बहुपतिक विवाह कहते हैं। द्वितीय अभ्रातृ बहुपति विवाह, जिसमें पति एक दूसरे के भाई न होकर अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इस प्रकार के परिवार जौनसार बाबर के खस, नीलगिरी के टोडा और कोटा तथा मालवार के नायर लोगों तथा तिब्बतों में पाए जाते हैं। समूह विवाही परिवार, जब कई भाई या पुरुष मिलकर स्त्री के एक समूह से विवाह करें और सब पुरुष सब स्त्रियों के समान रूप से पति हों, तो हम ऐसे परिवार को समूह विवाही परिवार कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे परिवार के कुछ अन्य स्वरूपों का भी। जन्म मूलक परिवार, वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है और जहां उसका पालन पोषण होता है, जन्म मूलक परिवार कहलाता है। ऐसे परिवार में व्यक्ति के माता पिता एवं अविवाहित भाई बहन होते हैं। प्रजनन मूलक परिवार, ऐसे परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है। इसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी एवं उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। अब बात करेंगे हम समरक्त परिवार की। लिंटन ने परिवार के दो प्रकार बताए हैं, समरक्त परिवार एवं विवाह संबंधी परिवार। समरक्त परिवार में सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं और कोई भी विवाह संबंधी उसमें नहीं रहता। उदाहरण के लिए नायर परिवार, जो कि मातृसत्तात्मक में है, पति यदा कदा ही अपनी पत्नी के यहाँ आकर रहता है। अधिकांशतः एक स्त्री के सभी वंशज ही उसमें रहते हैं। ऐसे परिवार की सदस्यता व्यक्ति को जन्म के आधार पर प्राप्त होती है। विवाह संबंधी परिवार, ऐसे परिवार में रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी दोनों ही साथ साथ रहते हैं, परंतु यहाँ मुख्य जोर रक्त संबंधों पर ही दिया जाता है। वर्तमान में पाए जाने वाले एक विवाही परिवार जिसमें स्त्री व पुरुष साथ साथ रहते हैं, विवाह संबंधी परिवार कहलाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य जोर किस पर रहता है? विवाह संबंधी संबंधों पर रहता है। प्रेत परिवार, इस प्रकार के परिवारों का उल्लेख इवांस प्रिचार्ड ने किया है, जो कि अफ्रीका की न्यू जनजाति में प्रचलित है। अफ्रीकी जनजाति में यह विश्वास है कि प्रत्येक को विवाह करने का अधिकार है, जिससे उसका वंश कायम रह सके। कभी कभी विवाह से पूर्व भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या किसी पुरुष के केवल लड़कियां ही होती हैं, या उसके लड़के बड़े होने से पूर्व ही मर जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उसके निकटतम बंधुओं का यह कर्तव्य होता है कि वे उन मृत पुरुषों के नाम पर विवाह करें। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानें मृतक की मानी जाती हैं। न्यूर जनजाति के लोगों में एक विवाह प्रथा प्रचलित है, इसलिए इस पति का भी कोई उत्तराधिकार नहीं होगा और किसी अन्य संबंधी को उसके लिए भी प्रेत विवाह करना होगा। इवांस प्रिचार्ड ने न्यूर लोगों में विवाह की संख्या भी उतनी ही पाई जितनी संख्या साधारण विवाहों की थी। एक प्रेत परिवार में प्रेत पिता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे व रिश्तेदार जो प्रेत के प्रति उत्तरदायी निभाने के कारण उसके जनक हैं रहते हैं। तो बच्चों, आज हमने विवाह के प्रकारों पर चर्चा की, और मेरे पिछले वीडियोस में हमने विवाह का अर्थ, परिवार का अर्थ, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं, सामान्य विशेष विशेषताएं, उसके प्रकार और प्रकारों पर चर्चा की। आपको ये सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। आप मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।